हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एल एजुकेशनल नॉलेज पे। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान। हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें हमारे बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और लघु अति लघुत्तरीय प्रश्न होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना क्लास। तो आज का हमारा जो क्लास है वह है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इतिहास का ये पहला चैप्टर है। हम ऐसे ही चैप्टर वाइज सारे पाठ्यक्रमों को देखेंगे। देखते हैं आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में कब सम्मिलित किया गया था। तो वह 1801 में सम्मिलित किया गया था। जैकोबिन दल का संबंध किस देश से था। जैकोबिन का जो संबंध है वह फ्रांस से था। सन 1804 की नागरिक संहिता को किस नाम से जाना जाता है। नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। वियना संधि के परिणाम स्वरूप फ्रांस में जो राजवंश फिर से सत्ता में आया था वह बुर्बो राजवंश था। फ्रेडरिक सारियू कौन था। फ्रेडरिक सारियू फ्रांसीसी चित्रकार था। इटली का एकीकरण कब हुआ। इटली का एकीकरण 1859 से 1870 में किया गया था। वियना संधि कब हुई। वियना की संधि 1915 ईस्वी में हुई थी। अर्नस्ट रेनन कौन था। अर्नस्ट रेनन फ्रांसीसी दार्शनिक था। जोसेफे मैत्सनी कहाँ का क्रांतिकारी था। इटली का। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई थी। 1832 ईस्वी में हुई थी। जोसेफे मैत्सनी कौन था। जोसेफे मैत्सनी सन 1807 में जेनेवा में जन्मा एक इटालियन क्रांतिकारी था। वह कार्बोनारी के गुप्त समाज का सदस्य बन गया। अर्थात देखिए ऐसे जो क्वेश्चंस हैं छोटे छोटे परीक्षा की दृष्टि से, बस हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। वियना संधि भी पहला चैप्टर का बहुत चर्चित प्रश्न है, इसको भी देख लेंगे। वियना संधि का क्या उद्देश्य था। वियना संधि का मुख्य उद्देश्य नेपोलियन युद्ध के दौरान हुए बदलावों को उनके मूल स्वरूप में लाना था तथा बुर्बो वंश, जिसे फ्रांसीसी क्रांति के दौरान पदच्युत कर दिया गया था, उसको सत्ता में बहाल करने से संबंधित था। अगला जो हमारा प्रश्न है, इटली के एकीकरण का वर्णन कीजिए। इटली के एकीकरण की कुछ मुख्य बातें। इटली के एकीकरण में क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु था, उसमें क्या उद्देश्य था, बस इन्हीं के बारे में हम थोड़ा सा और देख लेंगे। इटली के एकीकरण की शुरुआत 1815 में वियना में हुई थी और यह 1871 में पूरा हुआ था। इटली के एकीकरण की प्रक्रिया में फ्रांसीसी सेना की भूमिका अहम रही। नेपोलियन और फ्रांसीसी युद्धों के दौरान फ्रांसीसी सेना ने केंद्रीय इटली राज्यों पर दबाव डाला था। इटली के एकीकरण में जोसेफ मेजनी का भी योगदान था। उन्होंने यंग इटली नामक गुप्त संगठन बनाया था। इटली के एकीकरण में कैवूर का भी योगदान था। वह इटली के धनी और पढ़े लिखे लोगों में से थे और उन्होंने फ्रांस में कूटनीतिक गठबंधन किया। तो ये जो भी सारे पॉइंट थे इटली के एकीकरण के मुख्य बिंदु थे और बहुत ही ध्यान से आप लोग क्लास को देखिएगा और पूरा देखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए। जर्मनी के एकीकरण के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे।
18वीं शताब्दी में जर्मनी कई राज्यों में बटा था, जिससे इसका आर्थिक विकास धीमा था। अब ये कई राज्यों में बंटने की वजह से इसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही बिगड़ चुकी थी, जो आर्थिक रूप से विकास करना संभव नहीं था। वह बहुत ही धीमी गति से आर्थिक रूप से विकास की तरफ बढ़ रहा था। राष्ट्रीय चेतना की जागने के बाद जर्मनी के लोगों ने एकीकरण की मांग की, यानी पूरा जो जर्मनी है अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था, उसका एकीकरण कैसे किया जाए इसके बारे में लोग चर्चा करने लगे और मुद्दा उठाने लगे। 1815 में ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर एक जर्मन महासंघ बनाने की कोशिश की गई। 1848 में कई राज्यों में विद्रोह हुए और लोगों ने शासकों को संवैधानिक सुधार करने और एकीकरण के लिए मजबूर किया। 1860 के दशक में प्रूसिया के तत्कालीन मंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क ने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के खिलाफ युद्ध छेड़े। 1990 में शीत युद्ध की समाप्ति के बाद जर्मनी का दूसरा एकीकरण हुआ। 3 अक्टूबर 1990 को पूर्वी जर्मनी आधिकारिक तौर पर पश्चिम जर्मनी में शामिल हो गया। तो ये हमारे पहले चैप्टर का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो इसे आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर और लाइक जरूर कमेंट्स करिए। धन्यवाद। कमेंट्स करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।